दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब आप अपनी सर को किसी और की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जीव है जिसका ब्लड नीले रंग का है? और सड़क पर चलते चलते कभी अगर आपको ऐसा लगे कि किसी ने आपके सामने कोई इनविजिबल दीवार बना दी, तो फिर आप क्या करोगे? हे दोस्तों, मैं हूं बानी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आपकी सर को आपकी बॉडी से अलग करके किसी और की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो क्या आप मानोगे? नहीं, ये कोई जोक नहीं है। इसे कहते हैं ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी। दरअसल ब्रेन ब्रिज नाम की कंपनी ने एक ऐसा एआई रोबोट बनाया है जो एक इंसान की बॉडी को दूसरे इंसान की बॉडी से जोड़ सके, ऐसा उनका दावा है। इस सर्जरी में एक ऐसे डोनर को चूज किया जाएगा जिनकी ब्रेन डेड कंडीशन में है लेकिन बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स गुड कंडीशन में है। इस रोबोट की मदद से सबसे पहले डोनर और पेशेंट की सर की ब्लड वेसल्स, नर्व्स, टिश्यूज को केयरफुली अलग किया जाएगा। फिर सर्जरी के दौरान दोनों को ही एनेस्थीसिया देके दोनों की ही श्वास नली के अंदर एक ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट किया जाता है ताकि ब्रीदिंग प्रोसेस को ठीक रखा जा सके। पेशेंट और डोनर को एक आर्टिफिशियल प्लाज्मा सोल्यूशन भी दिया जाता है ताकि ब्रेन और बॉडी की ऑक्सीजन लेवल ठीक रहे, ब्लड क्लॉटिंग को रोका जा सके और लो टेम्परेचर में ऑपरेशन को सेफली किया जा सके। इस दौरान बॉडी की टेम्परेचर को घटाकर 5 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है ताकि डिटैचमेंट के समय ब्रेन डैमेज को रोका जा सके। इसके बाद और कई सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद एआई रोबोट केयरफुली आर्टरी, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ देता है। बोन को जोड़ने के लिए एक स्पेशल एडिसिव का यूज किया जाता है। क्योंकि पूरी सर्जरी एआई रोबोट की मदद से किया जाएगा तो गलती की कोई स्कोप ही नहीं है, ये भी उनका दावा है। वैसे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस टॉपिक के ऊपर कमेंट बॉक्स में आकर आप अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। मैं सच में जानना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है। नंबर 2, दोस्तों, जैसे ही गर्मियों का सीजन शुरू हो जाता है तभी हमें याद आता है, अरे यार चारों तरफ तो पेड़ कट रहे हैं, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम हो रही है, CO2 बढ़ रहा है। और फिर 100 में से 2 लोग अपनी पड़ोसियों के साथ लड़ झगड़ कर पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी मैं आपसे जो कहूंगी वो शायद आपको पसंद ना आए। दरअसल हम लैंड में जो पेड़ लगाते हैं वो हमारी इस प्यारी सी अर्थ को उतना ऑक्सीजन नहीं दे पाती है। तो अभी सवाल ये आता है कि बाकी ऑक्सीजन फिर आता कहाँ से है? तो साइंटिस्टों का यह कहना है कि पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन का आधे से ज्यादा हिस्सा आता है ओशन से, यानी कि समुद्र से। ओशंस में मौजूद प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो यही सब हमें भर भर के ऑक्सीजन देते हैं। इनमें से प्रोक्लोरोकोकस नाम का एक छोटा सा बैक्टीरिया हमारे पूरे जीव मंडल में 20% तक ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो इसीलिए हम जितना ध्यान अभी पेड़ कटने पर दे रहे हैं उतना ही ध्यान हमें हमारी ओशंस का भी रखना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, ये है एलिसा कार्सन। अमेरिका में 2001 में 10 मार्च में पैदा हुई इस लड़की की स्टोरी सुन के आप चौंक जाएंगे, क्योंकि 2030 में नासा एक मार्स मिशन करने जा रहा है जिसमें एलिसा वो पहली ह्यूमन होंगी जो मार्स पर अपनी कदम रखेंगी। एलिसा के फादर का ये कहना है कि इस मिशन की तैयारी उन्होंने बस 3 साल की उम्र में ही कर दी थी। तभी से उन्होंने ये ठान लिया कि उन्हें मार्स पर जाने वाली पहली ह्यूमन बनना है। बस 7 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे अपनी टॉयज और गेम्स में बिजी होते हैं, एलिसा ने तब पहला स्पेस कैंप अटेंड किया था और फिर लगातार ऐसे ही 6 कैंप और अटेंड किए उन्होंने। और वो ऐसी अकेली थी जिसने नासा के सभी स्पेस कैंप अटेंड किए। इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग, माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट, स्कूबा सर्टिफिकेशन और G-फोर्स जैसी मुश्किल ट्रेनिंग्स को कंप्लीट किया है। और तो और बस 18 साल की उम्र में ही एलिसा को पायलट लाइसेंस भी मिल गया था। लेकिन इतने सारे कमल की बातों में चौंकाने वाली बात यह है कि वो मार्स पर तो जाएंगी लेकिन वहां से अर्थ पर कभी लौट कर नहीं आ पाएंगी। नंबर 4, एलियन जैसे दिखने वाले इस जीव को आप थैंक यू कहिए। क्यों? क्योंकि कभी न कभी इसने आपकी जान बचाई है। तो चलिए जानते हैं कैसे। ये है हॉर्सशू क्रैब, दुनिया का लिविंग फॉसिल। ये जीव दुनिया में 445 मिलियन ईयर्स से मौजूद है, यानी कि डायनासोर से भी पहले से। इन्हें क्रैब तो कहा जाता है लेकिन ये क्रैब नहीं है, बल्कि ये तो स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स के रिलेटिव है। जहाँ दुनिया में बाकी प्राणियों के खून का रंग लाल होता है, वही हॉर्सशू क्रैब्स के खून नीले होते हैं और यही बात इन्हें खास बनाती है। इनका खून नीले रंग का इसीलिए होता है क्योंकि इनके खून में कॉपर बेस्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे कि हीमोसायनिन कहा जाता है। लेकिन खास बात तो ये है कि इनका ये नीले रंग का खून 1 लीटर लगभग 11 लाख में बिकता है। लेकिन इनका खून इतना महंगा क्यों होता है? दरअसल हॉर्सशू क्रैब्स के खून में एक खास टाइप का प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को लिमुलस एमीबोसाइट लाइसेट कहा जाता है। इस प्रोटीन को फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन और वैक्सीन की प्योरिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल करती है। जब भी किसी दवाई या फिर वैक्सीन में हार्मफुल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तब हॉर्सशू क्रैब्स के इस नीले रंग के खून में मौजूद ये प्रोटीन उस खतरे को ढूंढ लेती है। इसीलिए हर नई वैक्सीन की टेस्टिंग इसी खून से किया जाता है। नंबर 5,
इंडोनेशिया में 35 किलोमीटर लंबी एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसने इंडोनेशिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है और इस इनविजिबल दीवार को कोई भी जानवर, पक्षी या फिर मछली पार नहीं कर सकती है। इस अदृश्य दीवार को कहते हैं द वॉलेस लाइन। तो आखिर इंडोनेशिया में ऐसा क्या है कि जिससे कोई भी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है? साल 1859 में एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट एल्फ्रेड रसल वॉलेस ने अपने ईस्ट इंडीज के ट्रैवल के दौरान ये नोटिस किया कि इंडोनेशिया के बाली आइलैंड पर ये एशियन एनिमल्स रहते हैं, लेकिन बाली से बस 35 किलोमीटर दूर लोम्बोक में सभी ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स रहते हैं। दोनों ही आइलैंड में बसने वाली जीव एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, लेकिन इन दो आइलैंड्स के जानवर बस 35 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाए। तो इसके आंसर में हम मान लेते हैं कि दोनों आइलैंड के बीच मौजूद पानी की वजह से ये आपस में कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन अभी सवाल यह आता है, फिर मछली और पक्षी इन लाइन को क्रॉस क्यों नहीं कर सकते? पक्षी इस लाइन को इसीलिए क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि सरप्राइजिंगली इन दोनों ही आइलैंड्स पर रहने वाले बर्ड्स नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स है और इनकी बॉडी 1.5-2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने के लिए नहीं बनी है, इसीलिए बर्ड्स कभी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। अब आते हैं मछलियों पर। दरअसल इंडोनेशिया के ये दो आइलैंड बाली और लोम्बोक पृथ्वी के सुंडा प्लेट के ऊपर मौजूद है। सुंडा प्लेट इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में आता है, इसलिए इंडियन प्लेट से ये सभी जीव आसानी से बाली आइलैंड तक आ पाए और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से ये सभी जीव लोम्बोक तक आ पाए। लेकिन इस लाइन को ये सभी जीव इसके आगे इसीलिए क्रॉस नहीं कर पाए क्योंकि ये क्षेत्र कई प्लेट्स के किनारे में आता है, जिससे इस जगह पर प्लेट्स के एज और क्रैक्स से निकलने वाली लावा पानी को बहुत ही गर्म कर देती है, जिससे पैदा होती है डीप सी करंट्स और इन करंट्स में तैर पाना किसी भी मछली या फिर एनिमल्स के लिए लगभग नामुमकिन है। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक 10 रुपए के नोट या फिर 500 के नोट या फिर 100 के नोट बनाने में गवर्नमेंट को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? तो चलिए पता लगाते हैं। एक 1 रुपए की कॉइन को बनाने में गवर्नमेंट को 1 रुपए 11 पैसे खर्च करना पड़ता है। 2 रुपए की कॉइन बनाने में लगता है 1 रुपए 28 पैसे। 5 रुपए की कॉइन में लगता है 3 रुपए 69 पैसे। 10 रुपए की कॉइन में लगता है 5 रुपए 54 पैसे। लेकिन 10 और 50 के नोट को बनाने में लगता है 1 रुपए 1 पैसे बस। एक 20 रुपए की नोट को बनाने में लगता है 1 रुपए। 100 के एक नोट बनाने में लगता है 1 रुपए 51 पैसे। 200 के एक नोट बनाने में लगता है 2 रुपए 93 पैसे और 500 के नोट में लगता है 2 रुपए 57 पैसे। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हमेशा ऑल पे रखिए क्विक अपडेट के लिए और जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।